गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से सब्जेक्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9th सेकंड चैप्टर प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति के विषय में आज आपको समझाऊंगी, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया, अर्थात कह सकते हैं अपनी सत्ता को वहाँ बढ़ाया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों में उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत हुई। पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेश भूखे देशों ने एशिया अफ्रीका के देशों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया। विश्व राजनीतिक में उसके परिणाम आए, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस के बोल्शेविक क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सर्जन हुआ था, जिसमें आइए विद्यार्थी मित्रों हम उनके व्यवहार के बारे में जानेंगे। जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका के उपनिषेध। तो एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र थे वो मुख्य राष्ट्र माने गए। उनकी इस समाजवादी लालसाओं ने उनके पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा, जिसमें नेदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग और स्पेन का अधिकार बताया गया है। किन लोगों का यहाँ अधिकार था? जिसमें पुर्तगीज जहाँ शासक की निसंतान मृत्यु होने पर रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आ गया था, जिसके कारण 6 दशक तक गैर यूरोपीय देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास ही था। इस तरह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रदेश भूख के शिकार इटली और जर्मनी भी बने। तो यहाँ हमें बताना है कि किस प्रकार नेदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग का स्पेन अधिकार था। इसके अलावा पुर्तगीज में जो निसंतान मृत्यु अर्थात ये कह सकते हैं वहाँ के जो शासक थे, राजाशाही थे, उन लोगों के अगर निसंतान अर्थात संतान ना होने पर अगर उनकी मृत्यु हो जाए, उसके अलावा रक्त संबंध के आधार पर वहाँ स्पेन के राजा अधीन पुर्तगाल ने भी किया, जहाँ हम इसका एकाधिकार मात्र एक का अधिकार था जो था स्पेन। तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रदेश भूख थी उसके शिकार बने थे इटली और जर्मनी, जहाँ एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ताओं की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत बताई गई, जिसकी वजह से ये सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत कर लिया। अगला पॉइंट हम जानेंगे एशिया में उपनिषेधवाद। तो इंग्लैंड ने भारत के पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश जिसमें श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलया ने साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया। तो इंग्लैंड में आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया, जहां उस समय में जो व्यापार था तो व्यापार अफीम के व्यापार की वजह से इंग्लैंड और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जो ईस्वी सन 1849 से 42 में हुआ। तो यहाँ बताया जाएगा कि इंग्लैंड और चीन के बीच में अफीम व्यापार को लेकर युद्ध हुआ था। इस अफीम व्यापार को लेकर जो युद्ध हुआ ये अफीम युद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था इतिहास में। इस युद्ध में चीन की पराजय हुई और चीन की पराजय होने के बाद व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाह मिलने पर इंग्लैंड की जो सत्ता थी उसकी सत्ता में वृद्धि हो गई, अर्थात उसकी सत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम और अमेरिका इन लोगों ने भी व्यापारिक राजनीतिक अधिकार वहाँ पर प्राप्त किए थे। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में व देशों में विपुल मात्रा में निकलने वाले खनिज तेल यूरोपियों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया गया था, जहां पर इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, अमेरिका ने ईरान और अरब और बहरीन में तेल कंपनियां स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने का यहाँ प्रयास किया था। अब हम जानेंगे अफ्रीका में उपनिवेशवाद। तो 15वीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम जो उपनिवेश स्थापित किया था वो किया था डच लोगों ने, जहां इंग्लैंड ने कैप और फ्रांस के उत्तर अफ्रीका में अल्जीरिया में व्यापार करने के लिए व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी, जहां पर औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देशों तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों और प्रदेशों में अपने केंद्र स्थापित किए। फ्रांस ने ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिम अफ्रीका के प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित किया। इसके अलावा जर्मन ने
पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में अपना साम्राज्य विकसित किया था। इटली ने अपने लाल सागर के आसपास जो अफ्रीकी प्रदेश थे वहाँ पर कब्जा किया, और जो स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया था। इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन में यूरोपीय राज्यों की एक परिषद बैठी थी, जो बैठी थी सन 1884 से 85 में, जिसमें अफ्रीका को कई भागों में बांटा गया था। और अफ्रीका को कई भागों में बांटने की वजह से समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों का साम्राज्य स्थापित किया गया। तो इस तरह यूरोप के उपनिवेश भूखे राष्ट्रीय एशिया अफ्रीका के देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करने के अंतर्गत करना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जर्मनी और इटली में एकीकरण हो रहा था। तो यहाँ बताया गया कि एक तरफ तो यूरोप के जो उपनिवेश जो भूखे राष्ट्र थे, जहाँ अफ्रीका और एशिया के प्रदेश पर ये क्या कर रहे थे, इन प्रदेशों को अपने अंतर्गत ला रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जर्मनी और इटली में एकीकरण हो रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी औद्योगिकरण, व्यापारीकरण, उपनिवेशीकरण और स्पर्धा में ये कूद पड़ा। यहाँ तेजी से जो बदलते प्रभाव देखे गए, उसकी वजह से उन देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक का शोषण किया जाने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर उसका विकास रुक गया। विकास रुकने की वजह से यहाँ प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित की गई। अब हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिबल, जो सन 1914 और 18 के बीच में है। तो आधुनिक विश्व की कुछ हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटनाओं के प्रथम विश्व युद्ध का समावेश होता है, जहाँ पे ये बताया गया है कि इस विश्व युद्ध किसी एक या दो घटनाओं या परिबल के कारण नहीं हुआ था। इसके पीछे अनेक कारण थे जो उत्तरदायित्व माने गए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1914, जो जर्मनी के सेडान की लड़ाई में फ्रांस को इसने पराजित किया। तो यहाँ बताया गया है जर्मनी के सेडान की लड़ाई में फ्रांस पराजित हुआ था। तो फ्रांस पराजित होने की वजह से फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी थी, जो ईस्वी सन 1871 के अनुसार युद्ध दंड और 2 प्रदेश जिसमें से आल्सेस और लॉरेंस जर्मनी को देना पड़ा था। तो यहाँ फ्रांस के बारे में बताया गया है कि फ्रांस की जब पराजित हुई तो फ्रांस को युद्ध के अनुसार कई दंड भरने पड़े। उसके अलावा उसे उसके खुद के 2 प्रदेश जिसमें आल्सेस और लॉरेंस, ये दोनों प्रदेश वजह से जर्मनी को देना पड़ा। फ्रांस इस अपमान को कभी नहीं भूल सका। इस तरह फ्रेंच फंड की संधि प्रथम विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण बनी थी। और इस तरफ एक तरफ ये कहा जा सकता है कि यहाँ एक युद्ध का अंत होते ही दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो गया था और दूसरे युद्ध की शुरुआत होने लगी। अब हम जानेंगे आर्थिक परिबल। तो 19वीं सदी में एशिया तथा अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किया था। वहाँ अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बनाया गया। औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद को तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर बताया गया है कि 19वीं सदी में अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी और एशिया और अफ्रीका में बाजार के लिए एक स्पर्धा शुरू हुई। यानी इन तीनों में स्पर्धा होने लगी, जहां जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में क्या किया, जो वस्तु और माल था उसको सस्ते में बेचने लगा। यानी जहां पर बाजार की स्पर्धा हुई तो वहाँ जर्मनी ने इंग्लैंड में और तथा फ्रांस की तुलना में, यानी इंग्लैंड और फ्रांस में माल जो भाव में दिया जाता था उससे भी सस्ते भाव में माल को देना शुरू कर दिया। वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाजारों को तोड़ने लगा। परिणाम स्वरूप एक तरफ जर्मनी तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धा हुई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सैन्यवाद। तो सैन्यवाद में यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। जहां इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे, तो उसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो जापान, इटली और जर्मनी राष्ट्रों में सैनिकों को शिक्षा आरंभ की जा रही थी। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सैन्य शक्ति बढ़ाई जा रही थी। कहाँ? इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरी तरफ जापान, इटली और जर्मनी, यहाँ पर सैनिकों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है वो आरंभ कर दी गई थी। फिर स्वरक्षा के बहाने शस्त्रों का उत्पादन करने, स्वरक्षा यानी आत्मरक्षण, यानी खुद की रक्षण करने के बहाने से शस्त्रों का यहाँ उत्पादन बढ़ने लगा। इससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण और भी अधिक उग्र बन गया। तीसरा पॉइंट है हमारा गुटबंदी और गुप्त संधि। तो इस
इस विश्व युद्ध के सर्जन में गुटबंदी और गुप्त संधियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहाँ पर विश्व युद्ध से पहले ही विश्व को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जहाँ पे एक भाग में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्की स्थान था, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और जापान का गुट था। तो इस प्रकार 2 भागों में से विभाजित किया गया। दोनों भागों के बारे में बताया गया है कि दोनों के विभाग जब किए तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ईर्ष्या, दुश्मनी और शंका, भय और तिरस्कार जैसी भावनाएं पैदा हुई, जो विश्व युद्ध को एक महत्वपूर्ण कारण बनी थी। फिर हम जानेंगे उग्र राष्ट्रवाद भावना, जहाँ पे बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का परिणाम था। उसके बाद ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उग्र और संकुचित स्वरूप धारण किया। यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान और प्रतिस्पर्धा समाजवाद का इतना अधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से राष्ट्र एक दूसरे के हित में आपस में ही टकराने लगे थे। जहाँ पे यूरोप के बारे में बताया गया है कि यूरोप के जो अग्रगण्य जो राष्ट्र थे, उन्होंने अपने लोगों को उग्र आक्रमण यानी देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। और उस पाठ में क्या पढ़ाया कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य देशों के प्रति घृणा करनी है। तो इस प्रकार से देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा को प्रोत्साहित किया गया। जहाँ जर्मन साम्राज्य केसर जो थे वो विलियम्स द्वितीय उग्र और राष्ट्रवाद और समाजवाद के प्रेरणा माने गए। वह महत्वाकांक्षी और विश्व प्रभुत्व की नीति में विश्वास करता था। अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति में अपने वांछित लक्ष्य को पूरा करने में वो विश्वास रखता था। जर्मन की अन्य राष्ट्रों में युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध को परिवर्तित किया गया। तो इस प्रकार राष्ट्रीय उदय की भावना बतानी आपको, जिसमें यूरोप का मेन पॉइंट लेना है कि यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को यहाँ पे उग्र आक्रमण देशभक्ति का पाठ पढ़ाया, जिसमें बताया गया कि देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा प्रोत्साहित करनी है। फिर हम देखेंगे समाचार पत्रों का योगदान। तो समाचार पत्रों के योगदान में यूरोप के राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पारस्परिक कटुरता और उत्तेजनापूर्व, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेख ने परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों के विरुद्ध इतना जहर उगला कि लोगों में दुश्मनी की भावना इस हद तक भड़काई गई कि अगर सत्ता में वो बैठे भी तो लोग वहाँ पर शांति की स्पर्धा या फिर किसी प्रकार का समाधान करने की कोशिश भी नहीं करते थे। तो समाचार पत्रों के योगदान में आपको यही बताना है कि यहाँ पर यूरोप के राष्ट्रों ने समाचार पत्रों में इतनी उत्तेजना और अतिशय और झूठे लेख को इतना परस्पर किया कि विरोधी देशी थे उन लोगों के बारे में इतना जहर उगला कि लोगों में आपस में दुश्मनी की भावना पैदा हुई। यहाँ तक लोग इतना भड़क गए कि वहाँ पर सत्ता अगर बैठती भी थी तो वहाँ सत्ता में कोई भी शांति की स्थापना या समाधान का प्रयत्न भी नहीं करता था। फिर है युद्ध संबंधी तत्वज्ञान। तो युद्ध संबंधी तत्वज्ञान अर्थात यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण के नीति ने जोड़ पकड़ा है। उन्होंने वहाँ पे ट्रस्टक जैसे जर्मन जो थे, उन्होंने सिद्धांत प्रचलित किया था कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है। तो यहाँ 2-3 पॉइंट आपको बताने हैं। पहला, यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण नीति पर जोर दिया गया। दूसरा बताया गया है कि यहाँ पे ट्रस्टक ने सिद्धांत दिया था कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है, युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है। नित्से नामक जर्मन ने युद्ध को एक पवित्र कार्य माना था। तो इस प्रकार से युद्ध संबंधी तत्वज्ञान यहाँ दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की ब्लैक हैंड नामक सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जहाँ पे बताया गया कि इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया गया उसके ऊपर, जिसमें 48 घंटे में उसके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रेलिया के समक्ष उपस्थित करने का सर्बिया को समय दिया गया था। जिसमें सर्बिया ने क्या किया, खुद को इस मामले से अनभिज्ञ होने की घोषणा की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया की एक भी नहीं सुनी और सर्बिया के विरुद्ध यहाँ पर युद्ध घोषित किया, जिसकी वजह से भी कह सकते हैं कि इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। अब हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और दूरी राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया था, जिसमें जर्मनी की शुरुआत में यूरोप के उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। फ्रांस की सेना ने उसे नष्ट कर डाला। उसके भयानक सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्र के अनेक जहाज़ों को डुबा दिया गया था। फिर जहरीली गैसों
आदि द्वारा लाखों सैनिकों को, यहाँ नागरिकों को जान की हानि भी हुई थी। जिसमें रूस की क्रांति के बारे में बताया कि रूस की क्रांति 1917 में, इसीलिए ये इस युद्ध से रूस हट गया था, यानी उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। जर्मनी उस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने एक अमेरिकी स्टीमर ल्यूसिटानिया को डुबा दिया। तो ये जो स्टीमर को डुबाया था, इसके अंदर अमेरिकन जो सैनिक थे वो 147 सैनिक इस स्टीमर में डूब गए थे। परिणाम स्वरूप 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ। इसके साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन, श्यामा जैसे राष्ट्र मित्र मंडल के पक्ष में जुड़ गए थे। और इस मित्र राष्ट्र को शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि इतने लोग जो राष्ट्र यहाँ इसमें जुड़े, जिसकी वजह से मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि देखने को मिली। अमेरिका सेना के समक्ष जर्मन सेना टिक नहीं पाई, जिसकी वजह से युद्ध का पूरा पासा पलट गया। और अंत में बगनिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया ने भी जब मित्र राष्ट्रों की जब शरण में ये लोग भी आ गए, तो उसमें अंत में अक्टूबर 1918 में जर्मन का जो सम्राट था केसर, वो राज सत्ता छोड़कर भाग गया। और जर्मन गणतंत्र ने 11 नवंबर 1918 को मित्र राष्ट्र की शरणागति को स्वीकार किया, यानी उसमें उसकी शरण में आने के लिए उसने राजी हो गया, उसकी शरणागति को स्वीकार किया और इस युद्ध को यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इस प्रकार यहाँ पर जो विश्व युद्ध का अंत किया गया। अब हम जानेंगे विश्व युद्ध के परिणाम और तात्कालिक कारण जो है वो, तो जिसमें पहला पॉइंट है हमारा जान मान की हानि। तो लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था, जिसमें 1 करोड़ की मृत्यु हुई, 2 करोड़ लोग घायल हुए, 70 लाख लोग विकलांग हो गए हमेशा के लिए। और इसके अलावा युद्ध के बाद जो महामारी, भूखमरी और हत्याकांड के कारण मरने वालों की संख्या तो और भी अधिक थी। युद्ध में कुल खर्च का आंकड़ा 337 अरब हुआ था। तो इस प्रकार जान मान की हानि के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार से लोगों की समस्या, मतलब किस प्रकार से यहाँ पर कंगाली छाई गई, वो है जैसे कि विश्व के हर एक राष्ट्र में पुरुषों के युद्ध में शामिल होने से कौटुंबिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्त्रियों के सिर पर आ पड़ा, जिसमें घर की 4 दीवारी के बाहर आकर व्यवसायिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व संभाला। मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ घर की 4 दीवारी के अंदर स्त्रियों को रहना चाहिए, वहाँ पर क्या किया है, 4 दीवारी के बाहर आकर स्त्रियों ने व्यवसायिक कार्य संभाला। इसमें उन्हें पुरुष के समकक्ष आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उनके समानता की एक भावना का उदय हुआ। तो यहाँ कह सकते हैं कि पुरुष के समकक्ष उन्होंने की एक आत्मविश्वास उनमें जागा, उनमें स्त्री और पुरुष के बीच में समानता की एक भावना का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि स्त्री मताधिकार की भी मांग उठी, अर्थात व्यवसाय करने के लिए स्त्रियों की मांग की जाने लगी कि स्त्रियां काम करने में सक्षम हैं। तो युद्ध के दौरान जीवन जरूरी वस्तुओं का उत्पादन में फिर कमी आ गई और उत्पादन में कमी आने की वजह से वहाँ पर अभाव, बेरोजगारी, भूखमरी, हड़ताल और तालाबंदी जैसी समस्याओं शुरू हुई। लोग अपार कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बालकों की स्थिति भी यहाँ पर अधिक दयनीय बनती गई। फिर हम जानेंगे वर्सैल्स की संधि। वर्सैल्स की संधि जून 1999, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्रों के बिना ही शर्त शरणागति स्वीकार करके यहाँ युद्ध का अंत किया गया। उसके बाद मित्र राष्ट्रों की राजधानी जो पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई, जिसके अंदर 58 कमिश्नरों की रचना की गई और 145 बैठकों को आयोजित किया गया था, जहां पर पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ समझौते किए गए। वे समझौते जो थे वो वर्सैल्स की शीश महल में किए गए थे और इसीलिए उसे वर्सैल्स की संधि के रूप में जाना गया था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वर्सैल्स में यहाँ पर जो संधि की गई थी पेरिस शांति सम्मेलन में, वो जो संधि हुई थी वो वर्सैल्स की शीश महल में की गई थी, उसे वर्सैल्स की संधि के रूप में जाना गया था। वर्सैल्स की संधि के 4 व्यवस्था बताई गई है, जिसमें प्रादेशिक व्यवस्था, सेना में कमी और निशस्त्रीकरण अर्थात शस्त्रों का मतलब अभाव होना, युद्ध हर्जाने किस्त की व्यवस्था होना और अन्य व्यवस्था जैसी संधियाँ पाई गई। इस संधि में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो और इटली के ऑरलैंडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में जर्मनी को उत्तरदायित्व माना गया, जहां पर
जर्मनी को 6.5 अरब पोड़ा युद्ध का दंड लादा गया था, अर्थात जर्मनी को इतना यहाँ पर युद्ध का दंड भरना पड़ा। इसके अलावा रूहर प्रांत जैसा प्रदेश फ्रांस को देना पड़ा। राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोली गई। राइनलैंड प्रदेश किलामंदी से मना कर दिया और वह खनिज समृद्ध 15 वर्ष तक फ्रांस को दी गई। इसके अलावा बताया गया कि फ्रांस ने जो जर्मनी को अपने 2 प्रदेश दिए थे वो भी जर्मनी को वापस दिए गए, जिसमें आल्सेस और लॉरेंस जो फ्रांस ने जर्मनी को दिए थे वही फ्रांस को वापस मिल गए। इसके उपरांत हर एक वर्ष एकमात्र में उसे कोयला, लोहा फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को युद्ध मुआवजा के रूप में देना पड़ा। इन सभी शर्तों पर जर्मनी से बंदूक की नोक पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया था। ये कह सकते हैं ये सब करवाने के लिए जर्मनी को जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे। तो इससे जर्मनी के जो लोग थे उन्हें बहुत ही हताशा और निराशा प्राप्त हुई, जिसकी वजह से जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो छिन-भिन हो गई। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे दूरगामी परिणाम। तो दूरगामी परिणाम में युद्ध के पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की गई, जिसमें बेर की भावना थी। बेर अर्थात वही नफरत करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना, तो इस प्रकार की भावनाएं थी। इसलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो पाई। साम्यवादी रूस को राष्ट्रसंघ में स्थान नहीं दिया गया। अमेरिका राष्ट्रसंघ भी शामिल नहीं हुआ और इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण निर्मित हुई। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शांति नहीं हो पाई उसकी वजह से ही ये दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू करना पड़ा। अब हम जानेंगे यहाँ रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917, जिसमें 1917 में रूस की जो क्रांति हुई वह एक विश्व की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो राजनीतिक परिबल में रूस की जो जनता थी वो जनता शारजाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी, जिसमें रूस के वंश परंपरागत रूप से आने वाले सभी जार राजा तानाशाह निरंकुश शासन चलाते थे। जिसमें बताया गया है कि जार के शासन में जो प्रजा वहाँ रहती थी, तो जार के शासन में कोई भी प्रजा को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार मांग भी लेता था तो उस अधिकार मांगने की वजह उससे बहुत ही अत्याचार, दमन और जुल्म किया जाता था, अथवा साइबेरिया की हड्डी जमा देने वाली कातिल दंड में भेजने की सज़ा उन्हें दी जाती थी। इसलिए वहाँ पर कोई भी प्रजा अपना अधिकार मांगती नहीं थी। यहाँ निरंकुश और अत्याचारी राजतंत्र प्रजा के लिए एक दुखी, गरीबी और यातनाओं के कारण बन गया। रूस के जो किसान थे और जो मजदूर थे वो बहुत अधिक काम करते थे, पर अधिक काम करने पर भी उन्हें काम के पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता था और उन्हें मुआवजा ना मिलने के कारण उनकी स्थिति एकदम कंगाल बनती गई। फादर गपोन नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में लोग जार के निवास स्थान विंटर पैलेस गए। तो यहाँ बताया गया है कि फादर गपोन नामक पादरी के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व के कारण यहाँ एक विशाल जुलूस के रूप में सभी लोग मिलकर निवास स्थान यानी कि विंटर पैलेस गए थे। 22 जनवरी 1905 में जो रविवार का दिन था, वे सभी लोग जो गए थे वो सब निशस्त्र थे, यानी उनके पास किसी भी प्रकार के शस्त्र नहीं थे, कोई प्रकार के हथियार नहीं था। और कुछ लोगों के हाथ में जार की तस्वीरें थीं, जिन तस्वीर में लिखा था रूस के छोटे प्रभु चिरंजीव के सूत्र लिखे हुए थे। तो इन निर्दोष लोगों पर जार के सैनिक ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। अंधाधुंध गोलियां चलाने की वजह से 1000 लोग वहां पर मारे गए, जिसमें जार का जो महल था, जो महल सेंट पीटर्सबर्ग बर्फ का था, वो बर्फ पूरा खून से लाल हो गया। तो इसलिए इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो खूनी रविवार के नाम से किस लिए जाना जाता है, तो आप बता सकते हो कि फादर गपोन नामक पादरी के नेतृत्व में जुलूस में काफ़ी लोग मिलकर 22 जनवरी 1909 के दिन विंटर पैलेस गए थे, जहां पर सभी लोग बिना हथियार के गए और वहां पर लोगों के हाथ में तस्वीरें थीं, जिसमें रूस के छोटे चिरंजीवी लिखा हुआ सूत्र था, जिसमें जार के लोगों के जो सैनिक थे जार के, उन्होंने उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। अंधाधुंध गोलियां चलाने की वजह से वहाँ हजारों निर्दोष लोग मारे गए, जिसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो बर्फ खून से लाल हो गया और इसीलिए इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उसी समय रूस जापान युद्ध 1904 और 5 में छोटे से राष्ट्र जापान द्वारा विशाल कार्य यूरोपियन राष्ट्र रूस को दी गई।
पराजय की जारशाही की कमजोरियों का वहाँ पर पर्दाफाश होने पर रूस की अधिकांश प्रजा आक्रोश में आ गई। आक्रोश में आने के कारण वहाँ पे रूसी का जो प्रजा रोष था वो पराक्रम से शांत करने के लिए वर्षों से जिस धारा सभा को कभी नहीं बुलाया गया, जिसे डूमा धारा सभा कहते हैं, उस डूमा धारा सभा को भी वहाँ बुलाया गया। किस लिए? तो रूसी प्रजा को रोष को शांत करने के लिए। तो समांतर वहाँ पर 4 डूमा धारा सभाएं बुलाई गई थी, परंतु वो प्रजा अगर संतुष्ट होती तो संतुष्ट करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे उससे पहले ही उसे बर्खास्त कर दिया गया। तो 8 मार्च 1917 को पेट्रोगार के कुचले हुए मजदूरों ने हड़ताल की। इस घटना को दबा देने के लिए जार ने फिर सेना भेजी। सेना तो उसने भेजी थी अर्थात, लेकिन फिर भी जार की सेना ने उन लोगों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रांति का आरंभ हुआ। जारशाही के पतन के बाद केरेंसिंकी नेतृत्व वाली मेंशेविक पक्ष के हाथ में सत्ता आ गई। तो यहाँ पे बताना है, जारशाही के पतन के बाद आई थी मेंशेविक के पक्ष में सारी सत्ताएं आई। जारशाही का पतन होने से एकमात्र लेनिन था जो इस रूस के सभी जो लोग थे वो सभी जारशाही के पतन से बहुत खुश थे, लेकिन लेनिन खुश नहीं था, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमजीवियों के वर्चस्व में विश्वास रखता था। परिणाम स्वरूप उसने मोंशेविक के विरुद्ध उसका कर नवंबर 1917 में अंतिम क्रांति की सत्ता को प्राप्त किया, जो समाजवादी बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानी गई। तो हम कह सकते हैं लेनिन जो था वो विचारधारा के अनुसार श्रमजीवियों में विश्वास रखता था, इसीलिए उसने क्या किया कि बोल्शेविक को मोंशेविक के विरुद्ध में भड़काया, उस्काया और उसके बाद इस 1917 में अंतिम क्रांति सत्ता को प्राप्त कर लिया, जिसकी वजह से ये समाजवादी जो है वो बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना गया। तो इस प्रकार से 3000 वर्ष पुराना शासन जो जारशाही समाज उस पर राज कर रहा था, वो 3 वर्ष पुराना जारशाही अब समाप्त हुआ और 3 वर्ष के इतिहास में रूस पहली बार जारविहीन बना। फिर हम जानेंगे विश्व शांति के लिए प्रयास, जिसमें राष्ट्र संघ। तो विश्व युद्ध की जो भयानकता के विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिता और समझाई, और उसके लिए राष्ट्र संघ संगठन की आवश्यकता को समझ में आने पर विश्व शांति की दिशा में तत्क्षण और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। जहां पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना में एक विशेष योगदान दिया था। उन्होंने 14 मुद्दों को आगे रखकर पेरिस शांति प्रक्रिया, ये पॉइंट याद रखेंगे, पेरिस शांति प्रक्रिया 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ की रचना की थी। किसने? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने, जिसमें राष्ट्र संघ के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था करना, प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्य राज्य की अखंडता बनाए रखना, युद्ध नीति का त्याग करना, अंतर्राष्ट्रीय सबल विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्वक ढंग और मध्यस्थता द्वारा उसका हल निकालना, यदि कोई राष्ट्र संघ या मध्यस्थता में अवहेलना करता है यानी हस्तक्षेप करता है तो उसे बागी राष्ट्र घोषित करना। तो इस प्रकार विश्व शांति की स्थापना करने के लिए स्थापित राष्ट्रसंघ महासत्ताओं की समाजवादी नीति को अंकुश में नहीं रखा सका और 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर पूरा हुआ है। यहाँ आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में हल करने हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो समयानुसार मिलते रहें। थैंक यू।